लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, हेडिंग डालो, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम डालो। ये लॉ किसने दिया था? गिवन बाय गे लुसेक, गिवन बाय गे लुसेक ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम है, तो एक बार ऐसे पता होना चाहिए। क्लियर? लिक्विड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, in the gaseous reaction, according to this law in the gaseous reaction, according to this law in the gaseous reaction, the reactant are always combined, reactant are always combined in a simple ratio, reactant are always combined in a simple ratio by volume, reactant are always combined in a simple ratio by volume, reactant are always combined in a simple ratio by volume and form product, and form product which is the simple ratio by volume, which is the simple ratio by volume at the same temperature and pressure, which is the simple ratio by volume at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure. ठीक है? एग्जाम्पल सुनो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, H2 गैस Cl2 गैस के साथ जुड़ा है। ये मैंने वैसे तो एक लॉ बना रखा है इसने, बट हमने मोल कंसेप्ट में आपको ये चीजें बता दी कैसे होती हैं। जैसे H2 गैस Cl2 गैस के साथ जुड़ रहा है तो क्या बनता है? HCl गैस बनता है। तो ये चीज गे-लुसेक लॉ ने क्या बोला है, जो भी स्टोइक्योमेट्री होती है, जैसे इसकी ये है 1 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, ये क्या है आपकी स्टोइक्योमेट्री जो मैंने आपको बताई है। तो ये बोलता है स्टोइक्योमेट्री क्या कहती है, एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो भी स्टोइक्योमेट्री है उसको आप गैस के लिए वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हो। वो मोल में पढ़ा चुकी हूँ मैं ना आपको, ये चीज वॉल्यूम की टर्म में लिख सकते हो, मास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में। तो ऐसे बोल सकती हूँ कि 1 वॉल्यूम H2 का 1 वॉल्यूम Cl2 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो 2 वॉल्यूम HCl दे रहा है। वॉल्यूम लीटर्स में भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है। ऑल्दो मैंने ये बात मैंने आपको मोल में पढ़ा दी है, तो एक लॉ बना होता तो मुझे ना डिफाइन करनी थी वो चीज। ठीक है? तो यहाँ अगर मेरे को स्टेटमेंट लिखनी है तो मैंने ये लिखा, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस combines with 1 volume of Cl2 gas gives 2 volume HCl, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl देगा। समझ में आ गई इतनी चीज? क्लियर है? ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, इधर देखो, N2 गैस प्लस हेबर प्रोसेस का 3H2 गैस से क्या बनेगा? 2NH3 गैस बनेगा। तो अब मैंने क्या लिखा, स्टोइक्योमेट्री कितनी है इसकी? 1:3:2। कितनी रेशियो है इसकी? 1, ये 3 और ये 2, तो इसकी स्टोइक्योमेट्री क्या है? 2 है। इसकी स्टोइक्योमेट्री क्या है? 2 है। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगी, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 combines with 3 volume of H2 to produce 2 volume NH3। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, समझ आ गई इतनी बात? तो यही बात है, ये लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करा देती हूँ। सिंपल मोल वाले क्वेश्चन है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में पढ़े हैं ना, वैसे वैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट डालेंगे एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट डालो एवोगैड्रोस लॉ।
डालो, बस लास्ट है ये। नेक्स्ट डालो एवोगैड्रोस लो। देखो, equal volume of all the gases, equal volume of all the gases contain, equal volume of all the gases contain equal number of molecules, equal number of all the gases contain, equal number of all the gases contain equal number of molecules, equal number of molecules at the same temperature and pressure. Equal volume of all the gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure. At the same temperature and pressure. ठीक है, इक्वल वॉल्यूम होगा सभी गैसेस का, उसमें इक्वल मॉलिक्यूल होंगे सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे। ठीक है, अब बात सुनो, स्टोइक्योमेट्री क्या है इसकी? 1 है और इसका 2 है स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, अगर इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 वॉल्यूम, किसके साथ रिएक्ट करेगा? 1 वॉल्यूम के साथ, बनेगा क्या? 2 वॉल्यूम बनेगा। ये तो पढ़ाई रही होती देर से। इक्वल वॉल्यूम सभी गैसेस का सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता है। अगर जितने मतलब जितना वॉल्यूम है उतने ही क्या जाएंगे? मॉलिक्यूल जाएंगे। तो अगर इसके ईवीवी वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल्स भी कितने जाएंगे? सेम जाएंगे। यही लिखवा है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वॉल्यूम सेम तो मॉलिक्यूल सेम। तो 1 है तो n1 के लिए इसमें भी n मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इसमें भी n मॉलिक्यूल जा रहे हैं, बनेंगे कितने? 2n मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बनेंगे कितने? 2n मॉलिक्यूल बनेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? मैंने आपको क्या दिया, आप ना एक मॉलिक्यूल के लिए बताओ, एक मॉलिक्यूल, ये 2n मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल के लिए बताओ। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखेंगे? 2 से डिवाइड, यानी ये क्या हुआ? n/2, एन 1 मॉलिक्यूल मतलब 1/2 मॉलिक्यूल हो गया, हाफ मॉलिक्यूल हो गया। और ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी क्या हो गया? हाफ मॉलिक्यूल हो गया। हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? एक एटम। आधा मॉलिक्यूल तो कह नहीं सकते ना, उसको क्या कहेंगे? एक एटम हो गया वो। आधा मॉलिक्यूल मतलब एक एटम ही हुआ क्या? इतना ये तो यार 6, 7, 8 में 9 पढ़ा देते हैं एटम मॉलिक्यूल। और फिर भी मैंने तुम्हें चीजें बताई हैं, एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, एलिमेंट किसको कहते हैं, ये सारी चीजें बताई है मैंने तुम्हें 11th में। ऑल्दो ये पढ़ चुकते हो तुम, 8, 9, 10 में एटम, आयन, मॉलिक्यूल तो पढ़ के आते हो, फिर भी मैंने बताया। अब इसमें शक्ल बना के मत देखो। N2 क्या है? मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन क्या? एटम है। ये है क्या? एलिमेंट है। तो इतनी बातें तो पढ़ के आए हो ना, 8, 9 में भी आ जाती है, हमने भी बताई है। ऐसे ऐसे शक्ल बना बना के मत देखो जैसे मैंने पता नहीं क्या ही कह दिया हो। तो ए आधा मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? उसमें एक एटम है। ठीक है, बस यही कहा था उसने। क्लियर है? ऑल्दो मतलब ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट में तो हमने पढ़ाई दी थी बातें। ठीक है जी, तो एक बार के लिए फिर से मैंने खत्म कर दिया सारा चैप्टर। ठीक है, एक बार के लिए फिर से खत्म हो गया सारा। अब बैठो, अपना करो, जिनको बोला है मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब जिनको जो प्रॉब्लम है अपना सामने देखेंगे। ठीक है, और जिनको अगर आपने लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रखा है तो फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वो बेटर है, आप देख के लिख, तो आप किसी फ्रेंड्स की कॉपी में से भी देख के लिख सकते हो। आपको रफ में नोट करना है, रफ में नोट कर लो। और मेन ये है कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस लगाने हैं सारे के सारे। ठीक है, मेन यही है, ये सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन लगाने हैं जो भी बैठे हैं, जिनको मैं बोल रही हूँ। अब जो आज आया, कल आया, परसों आया, तरसों आया, मुझे नहीं पता, मैंने दोबारा से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और कल भी मैंने आपको, कल ऑल्दो मैंने परसों ये बात अनाउंस कर दी थी, कल तो मैंने लॉज कराए थे,
कि मैं रिपीट करूंगी, फिर भी पता नहीं एक दिन पहले में भी ऐसे हो जाता है कि हमें तो समझ ही नहीं आया। एक दिन की क्लासेस की बेसिस पे तो जज मत किया करो भाई। एक दिन में ही बोल देते हैं हमें तो समझ नहीं आया। आज की क्लास मैंने परसों बोला की कॉपी लेके लिख लेना, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी और साथ साथ में असाइनमेंट की क्वेश्चन करवाती जाऊंगी, ठीक है। मेन तो वही है ना। और जो डिक्टेट करने वाली चीजें हैं मैं वो डिक्टेट जो मतलब जो तो पूरा ये मैं तो उसमें आगे समझाऊंगी नहीं, क्योंकि एक तो गलत इंटरप्रेट भी कर लेते हो। समझाऊंगी पूरा, लेकिन लिखने के लिए ऐसे बोल रही हूँ कि फेयर में आराम से लिख लेना। अभी रफ में लिख लो, ठीक है, फेयर में आराम से, क्योंकि आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। तो बात सुनिए, रफ कॉपी खोल लो और लिख लो, और असाइनमेंट भी साथ साथ खोल कर बैठेंगे। प्रिंस आता है चैप्टर? जब इक्वलेंट वेट वाला नहीं हो रहा तो इक्वलेंट वेट के टॉपिक में सुन लियो, क्वेश्चन लगा ले बैठ के, क्यों टाइम वेस्ट करता है? तूने तो पढ़ा है 2 बार, क्या दोबारा सुनेगा? ऐसे क्वेश्चन मुश्किल है। जो जो हो रहा है वो करता जा। फ्रंट पेज, पहला पेज स्टार्ट करना। हाँ, अच्छा वो वाले तो छोड़ दे, उधर से नीचे नीचे वाले से स्टार्ट कर दे। हाँ, जो जो हो रहा है वो कर ले, जो नहीं हो रहा वो छोड़ कर आएगा। मुश्किल है तभी तो दिया है ना कि यही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मॉड्यूल हो चुका है, वो नीट फ्लैशबैक हो चुका है, तो अब ये थोड़े से हैवी क्वेश्चन करूंगी। तो बैठ के क्वेश्चन लगा ले, जो नहीं आएंगे धीरे से पूछता रहे, हेल्प लेता रहे, समझ में आ जाएगा। चलो जी, इधर देखेंगे सामने, करना है फ्रेंजी वाला फैन ऑफ कर दो, बंद कर दो। चलो सामने देख लीजिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहता है देखो ये चैप्टर, सबसे पहले आपने केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। जो भी बच्चे बैठे हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, छुट्टी मत मारना। हम्बल लगाया मैंने आगे, कल छुट्टी मार गए, परसों आ गए, फिर कहेंगे हमें समझ में नहीं आया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दिस। आप समझो, आप एक दिन नहीं आ रहे हो, तीसरे दिन फिर आ जाओगे, फिर बोलोगे हमसे नहीं हो रहा, वो टॉपिक वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। हमें कराने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5वीं बार शुरू कर रही हूँ इस महीने में ये चीज। 5th टाइम मैंने ये चैप्टर शुरू करा है, मार्च से लेके अप्रैल में, इसी क्लास में 5th टाइम। तो हमें कराने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तुम्हारी, बच्चा छुट्टी मार लेता है, उसका कंसेप्ट बिगड़ जाता है, उसको अगले दिन फिर समझ में नहीं आएगी क्या चीजें चलती हैं। जो भी बच्चे आज आए हैं, जैसे क्या नाम बताया था, नाम नहीं स्किप हो जाता है, सुखमन, और आपका नाम क्या है? सारिका। मतलब कंटिन्यूएशन में रहेंगे। अब आज है और कल फिर ब्रेक ले फिर परसों, फिर आपका ही लॉस है, मेरा लॉस नहीं है वो, क्योंकि कनेक्टिविटी छूट जाती है और टॉपिक भी मुश्किल है, कनेक्टिविटी छूट जाती है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा भाई क्लास में अटेंटिव रहो, ब्रेक ना लो, ठीक है। देखिए इधर क्या कहता है, सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहली बात होती है मैटर किसे कहते हैं। मैटर क्या है? मैटर मीन्स एनीथिंग दैट हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई
स्पेस इज नोन एज, अभी तो उसने बंद कराया, चलाई दो आप लोग आगे आ जाओ। एनीथिंग दैट हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। जिसका कुछ ना कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। इसको दो में डिवाइड कर लिया गया। सबसे पहले है फिजिकल और दूसरा क्या है, केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया, लिखेंगे जरूर, रफ में लिख लो, लिखो जरूर। और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, फिजिकल में क्या चला जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो 9th क्लास में पढ़ते थे, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर होते हैं, पढ़ते थे ना 9th में। सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होती, गैस की ना ही फिक्स्ड शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ना ही फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। यही बात हमने कहाँ पढ़ी है, गैसियस में ना फिक्स शेप है और ना फिक्स वॉल्यूम है। केमिकल क्लासिफिकेशन में फिर से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में। किसमें क्लासिफाई करा है, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, समझ आए। प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। जो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बनता है उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस को फिर से हम आगे क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी नहीं होगी लेकिन आपने देखी जरूर होगी। उसमें मेटल होते हैं, उसमें नॉन मेटल्स होते हैं और उसमें मेटलॉइड होते हैं। एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही एटम का काइंड होगा, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज एलिमेंट। तो इस 118 एलिमेंट है केमिस्ट्री के अंदर। इसमें मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मेटल किसे बोलेंगे, मेटल शाइनी है, मेटल लश्रस है, मेटल मेलिएबल है, मेटल डक्टाइल है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। ये और क्या है, और क्या बोलते हैं, सोनरस नहीं है, ना ही मेलिएबल है, ना ही डक्टाइल है। बढ़िया, मेटलॉइड किसे कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं उसे क्या कह देते हैं, मेटलॉइड। क्या कह देते हैं, मेटलॉइड। यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा वो मेटलॉइड है। जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है उसे क्या कहते हैं, मेटलॉइड। यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, मेटल कह देते हैं। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल। अब कंपाउंड किसे कहते हैं, उसे बोलेंगे जैसे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लाइक जैसे मैंने H2SO4 कह दिया, ये कंपाउंड बोल दिया जाता है। जब एटम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जुड़ जाते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जुड़ गए तो वो कंपाउंड चला जाएगा। यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का, 4 एटम किसके, ऑक्सीजन के। टोटल कितने एटम्स हैं, 4 और 1 5 और 2 6, 4 1 5 और 2 7। ठीक है, 7 एटम्स है। मतलब एटम्स अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जुड़ जाते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं या मॉलिक्यूल्स भी कह देते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या मतलब क्या है, देखो अगर ये लिखा मैंने, ये नाइट्रोजन, ये एलिमेंट है,
मतलब एक एलिमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वो एलिमेंट है। ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट है, उसका एक एटम है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है, इसको मॉलिक्यूल भी कह देंगे, इसको कंपाउंड भी कह देंगे। एटम अगर एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल और उसको कंपाउंड भी कह देते हैं। ये पढ़ते थे ना 8th क्लास में, 7th क्लास में तुमने पढ़ा है, बेशक 7th और 8th की बुक उठा के देख लेना, मेटल नॉन मेटल के बारे में भी आ जाता है बेसिक बातें में। तो वो चीजें हैं, ये तुम सब पढ़ चुके हो, वो बात अलग है तुम्हें गायब है सब, लेकिन पढ़ तुम सब चुके हो एटम मॉलिक्यूल। तभी तुमने 10th क्लास में आके चैप्टर पढ़े हैं केमिकल रिएक्शन, रिएक्शंस भी पढ़ के आए हो, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। तो ये एटम मॉलिक्यूल में तो घबराने की बात ही नहीं है, या ये मॉलिक्यूल हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम जुड़ जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल भी हो गया और ये कंपाउंड भी हो गया। समझ आ गई थी चीज? तो ये इस पूरे चार्ट में यहां तक आ गया। फिर हम कहाँ थे, मिक्सचर किसे बोलते हैं, मिक्सचर किसे बोलते हैं, जब किसी भी दो चीज को मिक्स करते हो किसी भी रेशो में, सब्सटेंसेस को मिक्स करना किसी भी रेशो में, तो क्या बन जाता है, मिक्सचर। मिक्सचर बनते हैं दो तरह से, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं, सुनो ध्यान से, जैसे कि इसे बोलेंगे विच हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द बल्क ऑफ कंटेनर, यानी कंटेनर के बल्क तक, अंदर तक कॉम्पोजिशन सेम होती है। विच हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द बल्क, मतलब बल्क तक, गहराई तक, अंदर तक अगर कॉम्पोजिशन सेम होगी तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि शुगर को पानी में डाल दो, सॉल्ट को पानी में डाल दो, और शुगर को पानी में मिक्स करा, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर कुछ और टेस्ट है पानी का, बीच में कुछ और टेस्ट है, नीचे कुछ और है उस सॉल्यूशन का, सेम ही रहेगा। ऊपर मीठा है तो बीच में भी मीठा है, लास्ट में भी मीठा। नमक का पानी है तो क्या आएगा, ऊपर भी नमकीन है, बीच में भी नमकीन है, एंड में भी नमकीन है, अलग तो कोई टेस्ट नहीं आता। यानी कि कंपोजिशन सेम रहती है थ्रू आउट दी बल्क, और कोई भी लेयर ऑफ सेपरेशन नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। नमक को पानी में घोलोगे कोई बाउंड्री थोड़ी नजर में आएगी, चीनी को पानी में घोलोगे कोई बाउंड्री नजर में नहीं आएगी। यानी कि क्या है, विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन, कोई बाउंड्री नहीं है। क्लियर? और इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस में क्या बोलेंगे, जहाँ पे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है। समझ गए? वी डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन, जैसे ऑयल को पानी में डाल दो, एक बाउंड्री आ रही है, ठीक है, सैंड और पानी आपस में घुलते ही नहीं है, एक एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगी ही नहीं, तो क्या हुआ, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सूजल बैठ के क्वेश्चन लगा लो, पूरा असाइनमेंट डन करना है ये। समझ गए इतनी बात? तो पूरे चार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए पहले, बताओ जी, यहाँ तक के कुछ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और ये जो मैं बोल रही हूँ ये सारी चीजें तो बोर्ड से नोट डाउन करते रहो, जो जो लिख रही हूँ मैं बोर्ड से वो रफ कॉपी में लिखते रहिए। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर आगे क्या है हमारे पास, आगे देखो, आपके पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? लेंथ का सिंबल होता है एल, यूनिट होती है मीटर, उसका सिंबल होता है एम, मास एम, किलोग्राम केजी, टाइम टी, सेकेंड्स एस लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कैपिटल टी, यूनिट केल्विन के लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल आई, यूनिट एम्पियर ए लिखते हैं।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिंबल IV, कैंडला लिखते हैं CD। क्लियर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N होता है MOLE और यूनिट लिखते हैं मोल। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ L यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। क्लियर है? कोई दिक्कत है? लिखो ये सब, कर लो भाई नोट, आपके साथ लिख लो। आप लिखोगे नहीं तो फिर हवा में जाएगा सब कुछ। लिखो, कब आए तो आ जाओ। ना ना, फिजिक्स में था तो मैं क्या करूं? केमिस्ट्री क्लास चल रही है तो आपने लिखना पड़ेगा। केमिस्ट्री क्लास चल रही है ना बेटा, ये क्या मतलब हुआ? केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, जितना मैंने पढ़ाया, मैंने आपको बोला, मैंने आपसे 5 बार पूछा है आपसे बोर्ड पे खड़ा होके कि भाई वो तुमने कर लिया, चार्ट बना लिया? हाँ बोल दिया। मैं क्यों बोल रही हूँ, रफ में एटलीस्ट एक बार लिख तो लो। वो भी तो लिख लिया ना बेटा, लिखोगे बैठ के, ये नहीं ऐसे नहीं लिख लिया लिख लिया, रफ में लिखोगे सारे के सारे। लिखो भाई, साथ 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 लिखो। अभी चार्ट भी बनाया था वो भी नहीं लिखा, ऐसे थोड़ी चलेगा। फिजिक्स में चल रहा है तो चल रहा है, चीजें तो रिपीट आएंगी आएंगी। एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, नेक्स्ट फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। केमिस्ट्री में पढ़ के ये क्या दोगे कि हमने तो पढ़ लिया, फिजिक्स में नहीं पढ़ते? क्योंकि केमिस्ट्री में पहले पढ़ाएंगे नहीं ना, अलग अलग चीजें हैं। एक और चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में भी आएगा फिजिक्स में भी आएगा। क्या बोलोगे, हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया, हम नहीं पढ़ते फिजिक्स में? बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक तो छोड़ो, चैप्टर ही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, पूरा चैप्टर फिजिक्स में केमिस्ट्री में है। आगे देखेंगे, सम प्रीफिक्स यूज्ड विद देयर यूनिट्स। कुछ प्रीफिक्स है जो यूनिट्स के साथ यूज करेंगे, ठीक है? क्या क्या? डेसी, डी लिखते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 10 की पावर -1 होता है, ठीक है? तो सिंबल क्या जाएगा? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। क्लियर? सेंटी, सी लिखते हैं, 10 की पावर -2, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर? डेसी सेंटी। मिली, एम जाएगा 10 की पावर -3, 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। डेसी सेंटी मिली। माइक्रो, यू लिख के आगे डंडा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो 10 की पावर -6, 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर। डेसी सेंटी मिली माइक्रो। नैनो, एन 3 की टेबल स्टार्ट हो जाएगी -9, 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर। 1 2 3 लिख के 3 की टेबल स्टार्ट। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो ऑटो, पिको फेम्टो ऑटो। 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, तो 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर, 1 फेम्टोमीटर 10 की पावर -15 मीटर, 1 एटोमीटर 10 की पावर -18 मीटर। ये सारे यूनिट कन्वर्जन है जो पूरी केमिस्ट्री में यूज होंगे, ठीक है? करो नोट। दूसरा क्या है? डेका, हेक्टा, किलो,
मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, डेका DA, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब कैपिटल लेटर्स में सिंबल जाएंगे, ठीक है। 10 की पावर 1 मीटर, 10 की पावर 2 मीटर, 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 6 मीटर, 10 की पावर 9 मीटर, 10 की पावर 12 टेबल, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18 मीटर। 1 2 3 लिख के 3 की टेबल डालनी है, प्लस में हो जाएगा सब कुछ। इसके सारे सिंबल्स कैपिटल लेटर में जाएंगे, क्लियर। जैसे कि आपको बोला 1 डेकामीटर किसके बराबर है, 10 की पावर 1 मीटर के बराबर है। 1 हेक्टामीटर किसके बराबर, 10 की पावर 2 मीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर, 10 की पावर 3 मीटर। 1 मेगामीटर किसके बराबर, 10 की पावर 6 मीटर। 1 गीगामीटर किसके बराबर, 10 की पावर 9 मीटर, एंड सो ऑन। नीचे वाला लिखते रहना, ठीक है, समझ गए। ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस हैं जो यूज होते हैं पूरी केमिस्ट्री में। आगे नीचे लिखते रहना। 1 टेरामीटर इक्वल टू 10 की पावर 12 मीटर, ऐसे। अब क्या उठाना है इसके बाद, एनर्जी का कन्वर्जन, कन्वर्जन पढ़ाने हैं। जैसे मान लो वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर है। तो 10 तक का मैथ पढ़ के आए हो वो चीज है। 1 लीटर इन के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 ml के बराबर है, और ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1000 से 1000 कट गया। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है, ठीक है, समझे इतनी बात। प्रेशर किस में होता है, प्रेशर सुनो, एक बार सुन लो फिर लिख लेना। एटीएम में, एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर कितना है। 1 एटीएम 760 mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg का मतलब मरकरी। एक एटीएम 760 mmHg के बराबर होता है। इसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, अपने को याद करना पड़ेगा। एक एटीएम एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है 760 mmHg के बराबर है, एक एटीएम की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एक एटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के भी बराबर है, क्लियर। एक एटीएम सारी प्रेशर की यूनिट है, 760 टोर के भी बराबर है। 1 एटीएम 1.01325 10 की पावर 5 पास्कल के भी बराबर है, सारी प्रेशर की यूनिट है। 1 एटीएम 1.01325 बार के भी बराबर है। 1 एटीएम इन के चीजों के बराबर होता है, समझ गए। एक एटीएम इन के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर। जितना भी लिखा है ये सारी प्रेशर की यूनिट्स है, एक एटीएम इनके बराबर है। ये कैसे बराबर है, उस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था स्टार्टिंग में, वो है, अपने को नहीं करने हैं ये अपने को सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि ये सारी प्रेशर की यूनिट होती है, ये इसकी वैल्यू इनके बराबर होती है। कभी पुराने टाइम में ये एक्सपेरिमेंट करके निकाली गई थी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद एनर्जी के यूनिट देखते हैं। 1 जूल, जूल 10 की पावर 7 अर्ग होता है इसकी यूनिट एनर्जी की। और क्या है, 1 कैलोरी, कैलोरी 4.184 जूल होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल होता है, ठीक है। और क्या क्या लिखवाया देखना एनर्जी में।
जूल अर्ग और क्या लिखा है 1 लीटर एटीएम, हाँ 1 लीटर एटीएम 101.3 क्या होता है 1 लीटर 101.3 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.609 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। देखो यही है ना, ये सारी एनर्जी की यूनिट होती है, सारी की सारी क्या है, ये एनर्जी की यूनिट्स हैं, ये इसके बराबर होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। 1 जूल 10⁻7 और 1 कैलोरी 4.184 जूल, 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.609 10⁻⁻19 जूल, इनके बराबर है ये यूनिट्स, ठीक है। सुन लीजिए आगे एक बार फिर लिखना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 प्लस करते हैं 298 केल्विन हो जाएगा, और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो 273 प्लस, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो 273 माइनस, करो नोट।